गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं एंड मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने कमर्शियल बैंक टॉपिक खत्म कर दिया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल बैंक। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। गाइस, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो है सेंट्रल बैंक, इट्स फंक्शंस एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑल्सो गाइस, मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं हर वीडियो के एंड में एमसीक्यू बेस्ड या जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव प्लस बोर्ड्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। Guys, in previous video we have discussed the topic of commercial bank. Commercial bank is also known as people's bank, जो हम लोगों के लिए यूज होता है। पर आज हम जिस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्या है? इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, दैट इज बैंक ऑफ ऑल बैंक। मतलब अ सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स। एपेक्स मतलब टॉप इंस्टीट्यूशन विच ऑपरेट्स, कंट्रोल्स, डायरेक्ट्स and regulates the monetary and banking structure of any country. In our case it is RBI, that is Reserve Bank of India. As you can see कि हमने सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन में जो ये चार चीज़ें पढ़ी, ऑपरेट्स, कंट्रोल्स, डायरेक्ट्स एंड रेगुलेट्स, यही मेन फंक्शन होता है किसी भी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक का, कि वो कंट्रोल भी करता है, रेगुलेट भी करता है कि कौन सी लॉज एंड टर्म्स जो कंट्री है वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सब कौन देखता है? हमारा सेंट्रल बैंक, विच इज ऑल्सो नोन एज एपेक्स इंस्टीट्यूशन। I hope you all are clear with the definition of central bank. So now start with the फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। सो फर्स्ट फंक्शन इज द बैंक ऑफ इशू, दैट इज करेंसी फंक्शन। बैंक ऑफ इशू का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही अथॉरिटी है टू इशू करेंसी नोट्स इन द इकोनॉमी, दैट इज टू इट क्रिएट्स यूनिफॉर्मिटी। अगर आप खुद सोचो, अगर अगले और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर नोट करेंसी प्रोड्यूस करेंगे तो उससे हमारी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाएगी करेंसी नोट्स की, एंड उससे क्या होगा? जनरल पब्लिक का ट्रस्ट भी नहीं गेन होगा। सो फर्स्ट फंक्शन इज द बैंक ऑफ इशू, दैट इज सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ इशू। So guys, our next function is the banker, agent and advisor to the government. That is, central banks act as the banker, advisor and the agent of the government. कि जो जैसे हम लोगों के लिए कमर्शियल बैंक है, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए क्या है? सेंट्रल बैंक। दैट इज एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक्स एक्ट एज द बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर। एडवाइजरी रिलेटेड टू द फाइनेंशियल टर्म्स एंड बैंकर की गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स कौन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को? दैट इज आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक। तो ये फंक्शन क्या हमें हाईलाइट करता है? दैट इज बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल बैंक इज द बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर। ऑल थ्री ऑफ द गवर्नमेंट, उसको कोई और अलग से इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये सब काम कौन करके देता है? आरबीआई, दैट इज आर central bank. So our next function is the custodian of cash reserves of commercial bank. As we have discussed in the previous video, that is the method of the process of the credit creation, कि जो हमें जो RBI के थ्रू हमें ये compulsory है that I being a commercial bank I have to keep some amount of cash reserve with the central bank as my cash reserve. So all the commercial banks keep cash reserve with the central banks. That is, it is a function of custodian, मतलब जो उसको होल्ड करके रखता है, जो उसको संभाल के रखता है, क्या? कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट फंक्शन इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, वैसे ही आरबीआई किसको लेंड करता है? कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक टू इंडिविजुअल, सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक। इट इज अ चेन, बिकॉज एज यू नो कि कमर्शियल बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एट द एंड ऑफ द डे उसके भी क्राइसिस आते हैं कभी ना कभी, तो उस केस में जो उसका लास्ट ऑप्शन बच जाता है, दैट इज आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द बैंकर्स ऑफ द बैंक. बैंकर्स बैंक के जो सारे कमर्शियल बैंक है उनका जो एक एपेक्स
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉडी है वो है आरबीआई, दैट इज आवर सेंट्रल बैंक। तो हमें इसको, इस फंक्शन को हम और क्या बोलते हैं, बैंकर्स बैंक। बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, दैट इज बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने डिस्कस किया कि हम लोगों को कमर्शियल बैंक को कि उनको कैश रिजर्व रखना पड़ता है अपने सेंट्रल बैंक के पास, तो एज इट कीप्स portion of cash reserves of commercial bank, so in that case कोई भी ट्रांसफर्स, कोई भी आरटीजीएस, कोई भी नेफ्ट, कोई भी एनईएफटी, कोई भी चीज़ होती है तो उसको सेंट्रल क्लियरेंस, उसको क्लियरेंस लास्ट क्लियरेंस लास्ट स्टेप कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज आवर सेंट्रल बैंक। इसका मतलब क्या होता है कि उसके पास जो रिजर्व्स हैं वो उसी को यूज करके जो हमारी जो हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, जो हमारी ऑफलाइन ट्रांजैक्शन है, उसको लास्ट क्लियरेंस कौन देता है, दैट इज आवर सेंट्रल बैंक। Last but not the least and the also most important function of the central bank, that is the controller of credit money supply in the इकोनॉमी। जो हमारा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है वो कौन हैंडल करता है, दैट इज हैंडल बाय द कमर्शियल बैंक। बट उसको कंट्रोल कौन करता है, दो मेन सिचुएशंस में हमारी जो होती है, दैट इज एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड जो हमारी होती है, उसमें कौन कंट्रोल करता है, दैट इज आवर सेंट्रल बैंक। With this we have completed the functions of the central bank कि कौन से फंक्शन सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। Guys, let's move to the last topic of the chapter banking, that is the instruments of monetary policy or the credit creation measures, and there are basically two type of measures, that is quantitative and qualitative. Guys, we will not go into depth of each and every method। मैं आपको उसका एक लिखने का तरीका बताऊंगी कि कोई भी मेजर हो कि वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह से हमें अपने बोर्ड्स में हमें ऐसा इसका आंसर प्रेजेंट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमारे तीन मेजर्स आते हैं, दैट इज आवर बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। So our first quantitative measure is the bank rate or repo rate। बैंक रेट और रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि दैट इज इट इज अ रेट at which central bank of a country lends money to the commercial bank to meet their long term। अगर लॉन्ग टर्म है तो हमारा कौन सा रेट है, बैंक रेट। अगर शॉर्ट टर्म है तो हमारा कौन सा रेट है, रेपो रेट। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन रिक्वायरमेंट जो हमारी कमर्शियल बैंक की फुलफिल करता है सेंट्रल बैंक, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट और रेपो रेट। क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेजर्स में क्वेश्चंस जनरली ऐसे आते हैं कि आपको पूछा जाता है कि ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड आप एक्सप्लेन करो कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या मेजर्स लेगा, या ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड एक्सप्लेन करो कि क्या मेजर्स लेगा, या आपको ऐसा पूछा जाएगा कि रेपो रेट की केस में आरबीआई क्या स्टेप्स लेंगे जो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, आपको रेपो रेट के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। एंड ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हर क्वेश्चन में, हर चीज़ में यही अप्लाई होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने एग्जांपल लिया रेपो रेट का और मैंने सपोज किया कि देयर इज एक्सेस डिमांड, दैट इज ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। तब हमारे साथ क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, दैट इज इन दैट केस आरबीआई इंक्रीजेस द रेपो रेट। आरबीआई उस केस में रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स ऑफ कमर्शियल बैंक फ्रॉम सेंट्रल बैंक। जो हमारे को कमर्शियल बैंक को जो सेंट्रल बैंक से बोरो करना होता है आगे लोगों को लेंड करने के लिए, उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, इट फर्दर इंक्रीजेस द मार्केट रेट। एज वी नो, जब कमर्शियल के बैंक के पास खुद ही पैसा नहीं होगा तो वो लोगों को क्या लेंड करेगा। इसी वजह से जो हमारा मार्केट रेट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मार्केट रेट इंक्रीज बाय द कमर्शियल बैंक which discourages the borrowers to take loans। जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो बोरोवर्स होते हैं वो अब कम लोन डिमांड करेंगे। तो इससे क्या होगा, इट रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट द क्रेडिट। जो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग उसके पास आ ही नहीं रहे हैं तो कोई डिपॉजिट्स नहीं क्रिएट करेंगे, इसलिए। तो इस सब सिचुएशन से क्या होता है, दस देयर विल बी डिक्रीज इन दी मनी सप्लाई। ये हम कौन सा केस पढ़ रहे थे अभी, एक्सेस डिमांड का। तो इससे क्या होता है, डिक्रीज इन दी मनी सप्लाई, देयरफॉर परचेजिंग पावर डिक्रीज एंड दी एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज।
अभी हमने रेपो रेट का एग्जाम्पल लेके हमने पढ़ा था ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, पर ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड में उसका जस्ट ऑपोजिट है। इसमें उसकी सारी चीजें बस ऑपोजिट है और बाकी सब सेम है। लाइक इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, आरबीआई जो होता है वो रेपो रेट अब डिक्रीज कर देता है, विच डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। ऑब्वियसली जब आपको आरबीआई जब रेट कम कर देगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो जाएगी, तो अब जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा ले सकता है उनसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इट फर्दर डिक्रीजेस द मार्केट रेट, डिक्रीजेस द मार्केट रेट। जब उसके पास अब ज्यादा कंटेंट आ गया, उसके पास ज्यादा पैसा आ गया, तो अब वो क्या करेगा, मार्केट रेट कम कर देगा, जिससे क्या होगा, इंटरेस्ट जो रेट कम होगा, विच इनकरेजेस। अब जब मार्केट रेट कम हो गया, अब जब मुझे कम पैसा देना है तो मैं ज्यादा लोन ले सकती हूँ, तो इनकरेजेस द बोरोवर्स टू टेक लोन्स एंड इट इंक्रीजेस दी। अब जब लोन ज्यादा लेंगे तो हमारे डिपॉजिट ज्यादा होंगे, हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कमर्शियल बैंक के अंदर, तो इससे क्या होगा, उनकी जो एबिलिटी होगी टू क्रिएट क्रेडिट इन द कमर्शियल बैंक विल इंक्रीज एंड दस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीज। और इससे क्या होगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज एंड एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज। ये हमारा कौन सा केस है, डेफिशिएंट डिमांड का। जैसे हमने रेपो रेट को एक्सप्लेन किया था, वैसे ही सेम ड्यूरिंग एक्सेस या ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड में हम बैंक रेट और एसएलआर और सीआरआर के केस में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल सेम है, बस वहां पे आपको इनकी हेडिंग्स चेंज करनी है और कुछ नहीं है। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सेस डिमांड में क्या होगा तो आप एक्सेस डिमांड में केस देंगे, अगर डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा तो डेफिशिएंट डिमांड में केस देंगे। अगर आपको ये पूछा जाए कि आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई, तो आपको दोनों का ज्वाइन करके आंसर देना है। क्वांटिटेटिव मेजर्स में जो बैंक रेट, रेपो रेट एंड जो हमारा एलएसआर और एलआरआर और सीआरआर होते थे, उनमें हम तो सेम आंसर लिखते थे। पर जो हमारा एक दूसरा क्वांटिटेटिव मेजर है, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो भी गवर्नमेंट की ऑथराइज सिक्योरिटीज होती हैं, वो जब सेल करता है कमर्शियल बैंक टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक, जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, जब वो सेल करता है उन सिक्योरिटीज को, तो सेल करता है या बाय करता है किसको, पब्लिक को या कमर्शियल बैंक को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। जो हमारे मार्केट में जब हम लोग अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है जो सेंट्रल बैंक। अब हम ओपन मार्केट ऑपरेशन को एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड दोनों के केस में समझते हैं। तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, इस केस में सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे सेल द सिक्योरिटीज। जो उनकी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इट सेल्स द सिक्योरिटीज। जो कमर्शियल बैंक और जो पब्लिक होता है, फिर जब वो उस सिक्योरिटी को खरीदते हैं, उसको परचेज करते हैं, तो उससे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ऑब्वियसली आप कुछ चीज खरीदोगे तो आपके रिजर्व कम होंगे, तो सेम इज द केस विद कमर्शियल बैंक। इन दैट केस इट एडवर्सली अफेक्ट द बैंक्स एबिलिटी। जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो क्रेडिट कहाँ से क्रिएट करेंगे। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, इस केस में हो जाता है फिर मनी सप्लाई डिक्रीजेस, ऑल्सो द एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस। एंड ऑपोजिट ऑफ दैट, ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड, इसमें क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होता है वो परचेज करता है गवर्नमेंट जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, उससे क्या होता है कि जो आप कोई चीज परचेज कर रहे हो तो आप सामने वाले को पैसे दे रहे हो, तो उससे क्या होता है, इट रेजेस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। जब पैसा ज्यादा होगा तो लेंडिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएट ज्यादा होगा इकोनॉमी में। तो उस केस में क्या होगा, हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज होगा एंड एग्रीगेट डिमांड हमारी इंक्रीज होगी। ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। लास्ट टॉपिक ऑफ सेंट्रल बैंक इज द क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं, जो सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर्स होते हैं, सिलेक्टिव कंट्रोल। ओके, तो उसमें फर्स्ट आता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द बोरोवर्स अगेंस्ट द लोन। अगर मुझे कोई लोन लेना है, सपोजिटली मैंने एक लोन लेना है, तो मैंने उसके लिए अपनी सिक्योरिटी जो सबमिट करी है वो मेरी 1 लाख की है, बट अगर सपोजिटली उसके ऊपर 25% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा लोन का, ओनली 75,000 आउट ऑफ द माई सिक्योरिटी ऑफ 1 लाख। अगर इसका ही दूसरा केस हो कि मैंने अपनी सिक्योरिटी तो 1 लाख की दी है, पर अब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ के 30% हो गया है, तो मुझे अब लोन कितने का मिलेगा, 70,000। सो दिस इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि मार्जिन, कुछ मार्जिन कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक अपने पास रख के या ये सब चीजें करके वो क्या करता है, आपको लोन प्रोवाइड करता है।
सो नेक्स्ट इज द मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या होता है कि हम किसको परस्यू करके, किसी को रिक्वेस्ट करके, वैसे करके उनको मनाएं कि वो लोन ना ले या लोन ले। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, क्वालिटेटिव सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर है आरबीआई का। ठीक है, एंड लास्ट इज द क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है, वो डायरेक्ट करता है बैंक को फॉर सिलेक्टिव रैशनिंग। वो ये डायरेक्ट करता है कि आप इतना परसेंटेज आप सीआरआर मेंटेन आपको करना ही करना है, आपको इतना परसेंटेज आपको एलआरआर मेंटेन करना ही करना है, या आपको कुछ लोन्स को प्रायोरिटी देनी है, से होम लोन, एजुकेशन लोन, एंड कुछ लोन को प्रायोरिटी नहीं देनी है। तो ये सब कौन करता है, आरबीआई को इसका क्या ये है मेजर, क्रेडिट रैशनिंग। With this we complete chapter banking and the unit money and banking. I hope आपको सब टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर आपको इजी करके टॉपिक किसी आगे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। ऑल्सो गाइस, हमारे चैनल पे हम लोग अकाउंटेंसी रिलेटेड वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आई प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन गो एंड चेक देयर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज आवर जनरल नॉलेज एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। So guys, as we all know, बैंकिंग इतना टिपिकल या इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। इसमें इसलिए इतने सिंपल या एमसीक्यूज बेस्ड या फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, इसमें ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हायर द एलआरआर डैश विल बी द क्रेडिट क्रिएशन। हमको पता है हम जैसे अपना एलआरआर या सीआरआर इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, लोअर होगा क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट, आरबीआई डज इट वर्क फॉर डैश मोटिव, इट इज नॉन प्रॉफिट मोटिव, दैट इज फॉर जनरल पब्लिक पर्पज। रेपो रेट क्या होता है, व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट इज द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक टेक लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक एंड दैट टू फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स जो लेते हैं कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से, इन आवर कंट्री इट इज आरबीआई, इट इज नोन एज रेपो रेट। लास्ट, स्टेट ऑल द क्वांटिटेटिव मेजर्स। ऐसे 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजर्स बताओ, क्वालिटेटिव मेजर्स बताओ। सो आई होप यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एंड होमवर्क फॉर टुडेज इज डिफरेंस बिटवीन, यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक। आई होप यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड्स में, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये रिपीटेड पूछा जाता है, ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन भी है। That's it guys, with this we have completed unit money and banking। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती है पढ़ने में तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज, बाय गाइज।